स्वागत आप सभी का ब्रेकिंग न्यूज चैनल में एक बार फिर से। तो आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। पर उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। भारत की डिजिटल स्ट्राइक से चीन को लगा तगड़ा झटका। जानिए टिकटॉक हेलो बैन होने से होगा इतना नुकसान। जी हां, चीन से चल रहे विवाद के बीच भारत सरकार ने 59 चाइनीज एप्स बैन कर दी है। इन एप्स में टिकटॉक, लाइकी और यूसी ब्राउजर जैसे ऐप शामिल हैं। ये भारत में काफी चर्चित थे। सरकार के इस कदम से चीन को भारी नुकसान होगा, इसलिए इसे डिजिटल स्ट्राइक भी माना जा रहा है। आइए जानते हैं कि इन ऐप से चीन को कितना नुकसान होगा। अकेले टिकटॉक से होगा इतने करोड़ रुपए का नुकसान। सेंसर टावर की रिपोर्ट के मुताबिक इस ऐप ने जून 2019 से जून 2020 तक सिर्फ यूजर स्पेंडिंग से ही 7 करोड़ रुपए कमाए हैं। कंपनी को 2019 की चौथी तिमाही में 377 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी। 2019 में अकेले टिकटॉक ने 720 करोड़ रुपए की कमाई की थी। ऐसे में अकेले टिकटॉक बैन होने से चीन को 720 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। लाइकी को भी होगा तगड़ा नुकसान। टिकटॉक की तरह दूसरी शॉर्ट वीडियो ऐप से चीन को काफी नुकसान होगा। सिर्फ यूजर स्पेंडिंग से लाइकी को $7.76 लाख यानी 7.79 करोड़ रुपए की कमाई होती है। लाइकी बैन होने से चीन की कमाई भी प्रभावित होगी। यूसी ब्राउजर को भी होगा नुकसान। अलीबाबा कंपनी का यूसी ब्राउजर भी भारत में काफी चर्चित था। यूसी के दुनिया भर में करीब 43 करोड़ यूजर हैं। इनमें से 13 करोड़ सिर्फ भारत में हैं। इसके बैन होने से कंपनी को कुल आय की करीब 1/3 आय का नुकसान होगा। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 6,68,538 के पार। अब तक 19,161 की मौत। जी हां, देश और दुनिया में कोरोना के केस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 6,68,538 संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं और एक्टिव केस 2,43,715 हैं, जिनमें से अभी तक 19,161 लोग अपनी जान गंवा चुके। वहीं इसके बीच अच्छी खबर ये भी है कि अब तक 4,09,346 संक्रमित मरीज ठीक भी हो चुके। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से कुल 5,33,291 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 1,13,16,422 हो गई है। इनमें एक्टिव केस 43,77,488 है और खुशी की बात यह है कि अब तक 64,17,343 लोग ठीक हो चुके हैं। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। टमाटर का दाम 90 रुपए प्रति किलो तक पहुंचा। आलू और अन्य सब्जियां भी महंगी। जी हां, कोरोना संक्रमण की मार झेल रहे लोगों के खाने का स्वाद सब्जियों की बढ़ती कीमतों ने खराब कर दिया है। कुछ समय पहले तक 10 रुपए से 15 रुपए किलो बिक रहा टमाटर अब 70 से 90 रुपए किलो बिक रहा है। इसी तरह आलू और हरी सब्जियों की बढ़ी हुई कीमतों ने लोगों को परेशान कर रखा है। दिल्ली और एनसीआर में टमाटर इस वक्त 70 रुपए किलो से महंगा बिक रहा है। हिमाचल प्रदेश से नई आवक के बाद इसके दाम कम होने का अनुमान है। एक महीने पहले दिल्ली के आजादपुर मंडी में टमाटर को कोई पूछ नहीं रहा था, लेकिन बारिश की वजह से अब इसके भाव आसमान को छू रहे हैं। गुजरात से टमाटर के कई ट्रक पहुंच रहे थे, लेकिन बारिश के मौसम में इसकी कमी हो गई। डीजल महंगा होने से इसकी लोडिंग अनलोडिंग भी महंगी हो गई। दिल्ली में 3 जून को टमाटर का थोक भाव 3 रुपए किलो था, जो 2 जुलाई को बढ़कर 52 रुपए किलो हो गया। चूंकि अधिकांश सब्जियों में टमाटर का इस्तेमाल होता है, आलू के भाव भी बढ़े। आलू के भाव भी बढ़ना शुरू हो गए हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार एक सप्ताह पहले तक आलू 20 रुपए किलो मिल रहा था, जो अब 30 रुपए किलो हो चुका है। खुदरा विक्रेताओं के अनुसार 48 से 50 किलो वाली बोरी 1300 रुपए में खरीदनी पड़ रही है। इसके चलते उनके पास इसे महंगा बेचने के अलावा कोई चारा नहीं है। हरी सब्जियों के भाव भी बढ़ना शुरू हो चुके हैं। भिंडी इस समय 30 से 40 रुपए किलो बिक रही है,
जबकि शिमला मिर्च का भाव 60 से 80 रुपए किलो हो चुका है। बैंगन 30 रुपए और कद्दू 20 रुपए किलो मिल रहे हैं। देश में ये समस्या हमेशा के लिए कैसे खत्म हो, मास्टर प्लान बनाने में जुटे अमित शाह। जी हां, देश में हर साल आने वाली बाढ़ से कई हिस्सों में होने वाली तबाही को देखते हुए अब गृह मंत्रालय इसका स्थायी समाधान ढूंढने की कोशिशों में जुटा है। गृह मंत्री अमित शाह ने इसके लिए गृह मंत्रालय के निर्देशन में दूसरे मंत्रालयों के अफसरों को मिलकर काम करने का निर्देश दिया। अमित शाह का मास्टर प्लान सफल रहा तो फिर देश में बाढ़ से हर साल होने वाले जानमाल के भारी नुकसान को रोकने में मदद मिलेगी। इस सिलसिले में गृह मंत्रालय ने एक हाई लेवल मीटिंग के दौरान गृह मंत्री अमित शाह से बाढ़ की स्थिति से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने मानसून और देश भर की बाढ़ संभावित नदियों की स्थिति के बारे में जानकारी ली। गृह मंत्रालय के अफसरों के मुताबिक बैठक में गृह मंत्री ने जो फैसले लिए उससे बाढ़ के प्रकोप से फसलों, संपत्ति, आजीविका के साथ जिंदगियां बचाने में मदद मिलेगी। इससे लाखों परिवारों को राहत मिलेगी। गृह मंत्री शाह ने बिहार, पूर्वोत्तर राज्यों और उत्तर प्रदेश में बाढ़ की समस्या का स्थायी समाधान ढूंढने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि संबंधित अफसर इस दिशा में प्राथमिकता के आधार पर काम करें। उन्होंने जल शक्ति मंत्रालय और केंद्रीय जल आयोग को देश भर के प्रमुख बांधों की वास्तविक भंडारण क्षमता की समीक्षा करने का भी निर्देश दिया, जिससे अधिक पानी होने पर उसकी समय से निकासी हो और बाढ़ आने से रोका जा सके। उन्होंने जानमाल को कम से कम नुकसान के लिए एक सुनियोजित योजना बनाने का निर्देश दिया। बाढ़ और जल स्तर की भविष्यवाणी के लिए संबंधित एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल पर उन्होंने जोर दिया। आज फिर लगने वाला है चंद्र ग्रहण, जानिए इस बार क्या है खास। जी हां, आज यानी 5 जुलाई को चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। यह इस साल का तीसरा चंद्र ग्रहण है। आज लगने वाला यह चंद्र ग्रहण गुरु पूर्णिमा के दिन लगने जा रहा है। आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में देश भर में मनाया जाता है। पूर्णिमा की तिथि को इस बार चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। यह लगातार तीसरा साल है जब गुरु पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है। कुल मिलाकर इस साल 6 ग्रहण लग रहे हैं, जिनमें 4 चंद्र ग्रहण और 2 सूर्य ग्रहण हैं। अभी तक 2 चंद्र ग्रहण लग चुके हैं और ये दोनों ही उपछाया चंद्र ग्रहण थे। इसके अलावा एक सूर्य ग्रहण भी लग चुका है। 5 जुलाई को लगने वाला चंद्र ग्रहण भी उपछाया चंद्र ग्रहण होगा। माना जा रहा है कि 5 जुलाई के दिन रविवार को लगने वाला यह चंद्र ग्रहण उपछाया चंद्र ग्रहण है, जिसमें मात्र चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ती है। इसलिए इसको ग्रहण नहीं माना जा रहा और इस वजह से इसका प्रभाव और सूतकाल भी मान्य नहीं होगा। 5 जुलाई को चंद्र ग्रहण होगा, लेकिन यह देश में दिखाई नहीं देगा। 5 जुलाई के दिन गुरु पूर्णिमा पर सुबह जब भारत में चंद्रमा आकाश से विदा हो चुका होगा, तब दक्षिणी उत्तरी अमेरिका और पश्चिमी अफ्रीका में होने जा रही शाम के दौरान चंद्रमा के अस्त होते हुए उपछाया चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। भारत में यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा। यह चंद्र ग्रहण सुबह 8:38 से आरंभ होगा। 9:59 में यह प्रमग्रास में होगा और 11:21 पर समाप्त होगा। इस प्रकार चंद्र ग्रहण की अवधि 2 घंटा 43 मिनट और 24 सेकंड की होगी। इस उपछाया चंद्र ग्रहण को अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के हिस्सों में देखा जा सकेगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत में यह दिखाई नहीं देगा, इसलिए यहाँ पर ग्रहण का सूतकाल भी मान्य नहीं होगा। खुला तेल बेचा तो हो सकती है 6 माह की जेल, 10 लाख रुपए तक का लग सकता है जुर्माना। जी हां, सरसों तेल समेत खाने वाला अगर कोई भी तेल खुला बेचा जाता है तो बेचने वालों के खिलाफ बिहार में कड़ी कार्रवाई होगी। 6 माह की जेल के साथ 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है। केंद्र सरकार ने खुले में खाद्य तेल बेचने पर रोक लगा दी है। बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इसको लेकर खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने सभी राज्यों के खाद्य सचिवों को लेटर भेजा है और कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। कोरोना को लेकर विभाग अलर्ट। बताया जा रहा है कि कोरोना संकट के बीच संक्रमण को लेकर केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने इसका फैसला लिया है। इसके साथ मिलावट होती है जिसका शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता है।
बताया जा रहा है कि 2011 में बने कानून में ही खुले में तेल बेचने पर रोक है, लेकिन इस कानून का कड़ाई से कहीं पर पालन नहीं हो रहा। भारत चीन तनाव पर जापान की दो टूक दिया ये बयान, आज की बड़ी खबर। जी हां, जापान ने चीन के साथ सीमा पर जारी तनाव में भारत का समर्थन किया है। जापान ने स्पष्ट रूप से कहा है कि भारत चीन सीमा पर यथास्थिति से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने भारत में जापान के राजदूत से बातचीत की। जापान के राजदूत सुजुकी ने इसके बाद ट्वीट कर कहा, भारत के विदेश सचिव श्रृंगला से अच्छी बात हुई। एलएसी पर हालत की जानकारी देने और भारत सरकार की सीमा पर शांतिपूर्ण समाधान की कोशिश के लिए मैं उसकी प्रशंसा करता हूं। जापान उम्मीद करता है कि संवाद के जरिए सीमा विवाद का समाधान हो जाएगा। जापान सीमा पर यथास्थिति में एक तरफा बदलाव का विरोध करता है। जापान पूर्वी एशिया में भारत का सबसे अहम रणनीतिक साझेदार है। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आईटीआर फाइल करने की अवधि बढ़ी, जाने कब जारी होगा फॉर्म 16। जी हां, आयकर विभाग ने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमने आयकर रिटर्न भरने की समय सीमा को बढ़ा दिया है। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आईटीआर फाइल करने की समय सीमा को 30 नवंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया है। किसी भी नौकरी पेशा व्यक्ति के लिए आयकर रिटर्न भरने के लिए फॉर्म बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसी के जरिए आयकर रिटर्न को दाखिल किया जाता है। 15 अगस्त को जारी हो सकता है फॉर्म 16। बता दें कि किसी भी नौकरी पेशा व्यक्ति के लिए यह एक आय के स्रोत के रूप में भी काम करता है। सीबीडीटी की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक फॉर्म 16 को अब 15 अगस्त को जारी किया जा सकता है। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान उत्तरी कोंकण, गोवा और दक्षिणी गुजरात में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। दक्षिणी कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक और उत्तरी केरल में भी मध्यम से भारी बारिश के आसार हैं। छत्तीसगढ़, दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में, पूर्वोत्तर भारत, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में हल्की से मध्यम वर्षा के आसार हैं और कुछ स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। बिहार में भी तेज बारिश हो सकती है। तमिलनाडु, रायलसीमा, आंतरिक कर्नाटक, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य प्रदेश के शेष भागों में, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, शेष गुजरात, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी हिमालय के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई।